अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि जस्टिस बाबर सत्तार का एक और खत अदलिया में मुदाखलत के मामले पर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दबाव का इंकशाफ किया गया, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से नफ़ी भी सामने आई है। और रद्द-ए-अमल में हुकूमत ने यह कहा है कि किसी ने उनको पीछे हटने का नहीं कहा। जस्टिस अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान की जानिब से बयान सामने आया। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस जो था उस का फैसला महफूज कर लिया गया है, जबकि नैब तरामीम केस में वीडियो लिंक पर उनकी हाजिरी की इजाज़त मिल गई है और 16 मई को इसकी समाअत होगी। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे विफाकी काबीना ने डिजिटल राइट्स अथॉरिटी के क़याम के हवाले से मुसवदे की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर अली खान, मरियम नवाज़ खान, सफ़ीना खान और उमर दराज गोंदल। आप सबका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं ज़ुबैर अली खान आपसे जानना चाहूँगा कि जस्टिस बाबर सत्तार का एक और ख़त सामने आया है। आप क्या समझते हैं, कौन उनको पीछे हटने का कह रहा है? और इसके साथ साथ क्या हम ये कह सकते हैं कि अदलिया जो है बतौर इदारा अपने जजेस को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो गया? देखें, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये मामला जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत से शुरू हुआ था, अब वो खतूत का ना रुकने वाला सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। जिस तरह आज जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने खत लिखा और इंकशाफ किया है कि जो ऑडियो लीक केस के दौरान उनको अप्रोच किया गया, जिस तरीके से उनको कहा गया कि इस सारे मामले से पीछे हटें, तो ये इससे कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें जो है वो सामने आ रही थी। जस्टिस बाबर सत्तार जो है वो इससे पहले 3 एमपीओ केस के दौरान भी जो है वो इस चीज़ का इंकशाफ कर चुके हैं कि जब डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने उनको अप्रोच करवाया और दौरान समाअत भी उन्होंने इस हवाले से ज़िक्र किया कि आप अप्रोच करवा रहे हैं, तो ये अब चीज़ जो है वो ओपन एंड सीक्रेट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के बाद पेशावर हाई कोर्ट के जो तजावीज़ उनकी तरफ से आई हैं, फिर लाहौर हाई कोर्ट की जिस तरीके से मुफस्सल तजावीज़ आई हैं, लोअर जुडिशरी की तरफ से जो कुछ सामने आ रहा है, तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का सिर्फ मामला अब नहीं रहा। पूरी जो अदलिया है वो हाथ जोड़कर ये खड़ी है और वो ये कह रही है कि हमें इंसाफ चाहिए और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ देख रही है। लेकिन इस सारे मामले के अंदर आज जब जस्टिस बाबर सत्तार की जो खुफिया जो प्राइवेट डाटा लीक करने के हवाले से तौहीन अदालत का केस था, उसके अंदर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के जो रिमार्क्स थे वो भी इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं और उन्होंने कहा है कि कोई भी हमें अब अप्रोच अगर करेगा तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेगी होगी और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि किसी की जरूरत नहीं है कि कोई हमें अप्रोच करे। और ये जो केस है, जिस तरीके से 3 एमपीओ वाले केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई थी, सजा हुई थी, अब ये जो जस्टिस बाबर सत्तार की और उनकी फैमिली का जिस तरीके से प्राइवेट डाटा लीक किया गया है और अब ये नजर आ रहा है कि ये केस जो है वो उसको भी एक मिसाली केस बनाया जाएगा। उसके जो नताइज होंगे, जो उसके फैसले होंगे, वो दूरदर्श नताइज इस मुल्क की सियासत के ऊपर भी रखेंगे और पूरी जो अदालती निज़ाम है, जिस तरीके से माजी में अदलिया के ऊपर इन्फ्लुएंस होता रहा है, हर दौर में इन्फ्लुएंस होता रहा है और जो जजेस हैं इससे पहले माजी में रिटायरमेंट के बाद या अपनी किताबों में या इंटरव्यूज के दौरान तो ये लिखा करते थे, लेकिन अब ये तारीख में पहली दफा हो रहा है कि जजेस खुलकर बात कर रहे हैं और खड़े हो गए हैं और इस मुदाखलत के ऊपर बात हो रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेट मामला ये है कि बजाय उनको सुना जाए, उस चीज की तहकीकात होनी चाहिए। जो जजेस कह रहे हैं, हम ये भी नहीं कहते कि जिस तरीके से वो इल्जामात लगा रहे हैं, अभी तक तो वो इल्जामात ही होंगे जब तक उनकी शफाफ तहकीकात नहीं होनी चाहिए होंगी। तो बजाय तहकीकात होने के उनको ही जो है वो कटहरे में खड़ा कर दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और इस वक्त फैसला जो है वो खुद अदलिया ने करना है कि इस मुल्क में क्या अदालती निज़ाम आज़ाद होगा, क्या इस मुल्क में जो है वो पैरेलल अदालती निज़ाम कायम करना चाहेंगे या खुद जो जिसके लिए अदालती निज़ाम शफाफ तरीके से मुल्क में इंसाफ फराहम करेगा या फिर इसी तरीके से कंप्रोमाइज जुडिशरी होगी। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हैं, वो सहाफत के हवाले से या मीडिया के हवाले से तो बड़ा अच्छा और भरपूर जो है वो लेक्चर देते हैं और देना भी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि सहाफियों को खुली छूट देनी चाहिए, लेकिन जो अपना काम है, जो अदालती निज़ाम है उसको दुरुस्त करने का काम है, वो भी सबसे अवलीन तरजीह होनी चाहिए क्योंकि वो तरजीह होनी चाहिए यकीनन। ज़ुबैर, अदालती निज़ाम को दुरुस्त करना सबसे अवलीन फर्ज जो है वो उन्हीं का है। आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया है। यकीनी तौर पर अदलिया को बेहतर करना उनकी जिम्मेदारी है। अच्छा, इसी पे मैं मरियम आपसे कमेंट लेना चाहूँगा कि आप क्या समझती हैं
कि हुकूमत की जानिब से जो है इसमें गैर संजीदगी का मुजाहरा नजर आ रहा है। ये किस चीज का इशारा है इस मामले को लेकर कि अदलिया को बतौर इदारा जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए? देखिए, हुकूमत गैर संजीदा तो नहीं है, बल्कि हुकूमत इस मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा डटी हुई है कि नहीं, एजेंसियों की मुदाखलत अदलिया में नहीं है। इससे पहले जब 6 जजेज़ ने ख़त लिखा था, तो उसके बाद भी जो काबीना की मीटिंग हुई थी, उसमें यही कहा गया था कि एग्ज़ेक्टिव इन जो इल्ज़ामात हैं, उनकी नफ़ी करता है, और आज भी यही हुआ। जस्टिस बाबर सत्तार का एक और ख़त आया, और ऑडियो लीक से ही ये तमाम किस्सा जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ जो मुहिम जोई का है, वो शुरू हुआ था। उन्होंने वो एक इंटरनली खत लिखा, अपने चीफ जस्टिस को बताया कि किस तरीके से उनको प्रेशराइज़ किया गया। अभी उस खत को बाकायदा, मतलब उस खत के कोई पेजेज़ रिलीज़ नहीं हुए थे। एक खबर उससे मुतालिक आई थी कि जस्टिस बाबर सत्तार का ये कहना है कि उनको इस केस से अलग होने के लिए तमाम मामला किया गया, और एजेंसी के एक टॉप ऑफिशियल ने उनसे राब्ता किया। इस मुद्दे के ऊपर, इस इतने से नुक्ते के ऊपर पहले अटॉर्नी जो कि बहुत ही जी देर बाद 5 मिनट के अंदर लॉ सामने आ गए। उन्होंने भी नफ़ी की, तमाम इल्ज़ामात की। उल्टा जो वज़ीर इत्तलात थे, उनकी टोन काफ़ी जस्टिस बाबर सत्तार को लेकर क्रिटिकल भी थी, और वो ये कह रहे थे कि इस किस्म के इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं, बेबुनियाद बातें। अब इस तमाम तर सिनेरियो के अंदर जो हुकूमत है, जब वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही कि एग्ज़ेक्टिव की किसी अथॉरिटी की मुदाखलत है अदलिया के अंदर, तो फिर मामले के किसी भी एंड तक कैसे पहुंचा जा सकता है, ये थोड़ा यहाँ पर मसला है। आज अटॉर्नी जनरल ने बात करते हुए ये कहा कि उन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार से राब्ता किया था, जबकि जस्टिस बाबर सत्तार ये कह रहे हैं कि उनसे किसी एजेंसी के ऑफिशियल ने राब्ता किया था। तो अब ये तय होना है कि सच कौन बोल रहा है। यही अटॉर्नी जनरल थे जो पिछले हफ्ते ये भी कह रहे थे कि अगर बाबर सत्तार के इससे मुतालिक कोई मामला उनकी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी को लेकर आता है, तो वो अपना ऑफिस से इस्तीफा देंगे और जस्टिस बाबर सत्तार का केस लड़ेंगे, क्योंकि माजी में वो दोनों एक साथ लॉ फर्म भी चला चुके हैं। चलाते फिर जब बैरून मुल्क प्रैक्टिस कर रहे थे, तो भी इकट्ठी कर रहे थे। अब अचानक से आज क्या ज़रूरत पड़ी कि एक जज के खत के ऊपर फौरी रद्द-ए-अमल आए और सारे इल्ज़ामात की नफ़ी हुई? इन तमाम तर चीज़ों को देखना है, और ज़ाहिर है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो वहाँ पर भी ये मामला उठेगा अब, जब ठीक अगली है, हियरिंग होगी, और फिर देखा जाएगा कि अदलिया इसको कैसे डिसाइड करती है। मामला यकीनन सब जुडिस भी है। अच्छा, इसी में मैं सफीना, आप क्या समझती हैं कि हुकूमत का ये वर्जन जो फौरी तौर पे जिस नौयत का रद्दअमल सामने आया है, अटॉर्नी जनरल बोले, वफाकी वज़ीर इत्तलात बोले, वज़ीर कानून बोले, और सब ये कह रहे हैं कि नहीं, उनको पीछे हटने का नहीं कहा गया, अटॉर्नी जनरल की जानिब से उनको कॉल की, कितना जस्टिफाइड है ये? तो पाकिस्तान में हम सबको एग्री करते हैं एक चीज के ऊपर कि जुडिशरी के अंदर मुदाखलत कोई नई चीज नहीं है, लेकिन अगर जस्टिस बाबर सितार को ये चीज ला रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं किसी भी एजेंसी के ऊपर, तो उनको विद प्रूफ सामने लाना चाहिए था। अगर कोई फोन कॉल आई है तो उनको फोन का डाटा प्रोवाइड कर देना चाहिए, या किसी ने अगर लेटर या ईमेल किया है तो वो भी सामने रखना चाहिए, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार है। पाकिस्तानी ऑलरेडी बिट्रे फील कर रहे हैं इदारों से, और ऐसी सिचुएशन में उन्हें विद प्रूफ सामने ला के रखना चाहिए। दूसरी तरफ उन्हीं के अपने दोस्त अटॉर्नी जनरल आते हैं और उनकी बात को नल एंड वाइड करार देते हैं, और कहते हैं कि इनको किसी भी किस्म का कोई भी ना तो धमकी दी गई है, ना ही इनको अप्रोच किया गया है कि पीछे हट जाए। हाँ, शायद वो जो एक कानूनी लैंग्वेज में इनको कुछ रेजर्वेशंस हैं जो वो बताई गई हैं। अगर अटॉर्नी जनरल की बात सुने तो बिल्कुल एक कानूनी लैंग्वेज लगती है। जुडिशरी के अंदर जब इदारे एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं, या कह ले कि कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं कि इस चीज को ऐसे ले जाया जाए, तो वो तो मैं समझ सकती हूँ कि एक नॉर्मल चीज हो सकती है। और अगर वो नॉर्मल चीज थी और उसको जस्टिस बाबर सत्तार ने एक्स्ट्रा हाइपर होकर उसको ये कह के पोर्ट्रे करने की कोशिश की है कि शायद उनको धमकी दी गई थी कि आप इस केस से पीछे हट जाए, तो ये बहुत बड़ा इटसेल्फ एलिगेशन है किसी भी एजेंसी के ऊपर। और जस्टिस बाबर सत्तार सिर्फ ये कह के बच नहीं सकेंगे कि जी मुझे धमकी दी गई। उनको इस धमकी के बाकायदा प्रूफ सामने लाने होंगे और दिखाना होगा चीफ जस्टिस को कि देखे, आप कह रहे हैं कि हम मेरे होते हुए तो किसी के अंदर कोई भी मुदाखलत नहीं हो रही जुडिशरी के अंदर, मुझे आपकी इस टेन्योर के दरमियान जो है ये धमकी मिली है। तो ये काजी फाइज ईसा के लिए भी बहुत बड़ा केस होगा कि उनके सिटिंग जज के खिलाफ कोई ऐसा एलिगेशन अटॉर्नी जनरल लगा रहे हैं और वो जज अपने आप को कह रहे हैं कि मुझे धमकी दी गई है। तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब के लिए तो यही मशवरा है कि जो भी उनके पास प्रूफ है, डेफिनेटली आई एम श्योर उनके पास प्रूफ
होंगे उनके साथ वो सामने आके बात करें, या जो भी एक बयानिया देना है वो दें, ताकि लोगों को एतमाद हो उनकी बात पर। अदरवाइज मैं कंफ्यूज रहूंगी कि हो सही। सकता है किसी लैंग्वेज को उन्होंने मिसअंडरस्टूड कर लिया हो, क्योंकि अटॉर्नी जनरल उन्हीं के अपने दोस्त उनकी हर बात की नफी कर रहे हैं। तो मैं कंफ्यूज हूँ इसके ऊपर। मैं ना हुकूमत को कहूंगी कि वो मासूम है, ना ही मैं जस्टिस बाबर सत्तार को। जब तक मेरे सामने एविडेंस नहीं आएंगे, मैं किसी के बारे में अपनी राय कायम नहीं करूंगी। हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उमर दराज, आपकी क्या टेक है? आप क्या समझते हैं कि वो कह रहे हैं हमने कहा इन कैमरा ब्रीफिंग कर ली जाए, इन कैमरा को क्या जैसे बाबर सत्तार जो हैं वो ये समझे कि पीछे हटने का कहा जा रहा है, और फिर जैसे सफीना भी कह रही है कि एविडेंस जो है वो उनको सामने रखना चाहिए। जाहिर है वो खुद जज हैं, तो क्या उम्मीद की जा सकती है इस हवाले से? देखिए, उसमें पहली बात तो ये है कि अब एविडेंस वो क्या करे, अपने फोन को आज मीडिया को जारी कर दे, स्क्रीनशॉट आज शेयर करते, या किसी और तरीके से आया तो नाम लेते। जाहिर है एक ड्यू प्रोसेस है, और ड्यू प्रोसेस ये है कि जो उनके इमीडिएट बॉस बनते हैं या जिस कोर्ट के अंदर वो काम कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहां पे चीफ जस्टिस को इन राइटिंग देते। उन्होंने इन राइटिंग दे दिया है। अब अगला मामला ये है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट या हमारी अदालतें अभी तक ये तय नहीं कर सकी कि अगर इस किस्म की कोई मुदाखलत या कोई चीज आती है तो रिस्पॉन्स कैसे दिया जाएगा। यही केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है और तजावीज भी मांगी गई हैं। और जस्टिस बाबर सत्तार कोई बच्चे तो है नहीं है। जस्टिस बाबर सत्तार कोई 20-25 या 26-27 साल के कोई वकील तो नए नए आए नहीं है जिनको ये पता चले कि इन कैमरा ब्रीफिंग और ये कहना कि जो सर्विलेंस का मोड है आप उसमें मत मुदाखलत करें, उसको मत देखने की कोशिश करें, उससे पीछे हट जाए। उनको बड़े इस बारीकी का पता होगा। इन कैमरा ब्रीफिंग को इतनी ऐसी चीज नहीं है जो हमारे दोस्त कवर करते हैं कोर्ट्स को। उनको पता है कि लापता अफराद का मामला हो, कोई और सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला हो, तो कई बार ऐसे होता है कि वो सील्ड डॉक्यूमेंट्स जो है वो कोर्ट में दे दिए जाते हैं, जिसको जजेस जाके देख लेते हैं, या इवन जजेस को चैम्बर के अंदर भी ब्रीफ कर दिया जाता है। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसके ऊपर वो कोई स्टांस लेते या उसको वो ये तसव्वुर करते या ये समझते या प्रिज्यूम करते कि उनके काम में मुदाखलत हो रही है। और जिस मामले के ऊपर, जहां तक ऑडियो लीक्स वाला मामला है जिसके अंदर ये सब कुछ हुआ है, तो ऑडियो लीक्स के साथ तो कोई नेशनल सिक्योरिटी नहीं जुड़ी हुई। ऑडियो लीक्स का मामला इंसानी हुकूक का मामला है और लोगों के बुनियादी हुकूक इन्फ्रिंज होने का मामला है। और उस मामले के अंदर अगर वो ये कह रहे हैं, और वो नाम लेके, नाम से मुराद ये है कि वो बता रहे हैं कि उनको कहां से कांटेक्ट किया गया है, और वो ये भी बता रहे हैं, कोई ये भी नहीं है कोई दूसरे तीसरे चौथे लेवल के ऊपर कोई जो शख्सियत है उसने कांटेक्ट किया, वो टॉप ऑफिशियल की बात कर रहे हैं। अगर उनको कोई मैसेज कन्वे किया गया है, अब ये कहना कि इन कैमरा ब्रीफिंग ले लें, ये एक और चीज है, और ये कहना कि आप पीछे हट जाएं, ये बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। तो मेरे ख्याल से उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। और हाँ, इससे एक चीज जरूर है, जिस तरह सफीना कह रही थी, काजी फायज ईसा साहब के लिए ये एक टेस्टिंग टाइम है, चैलेंजिंग टाइम है। वो बार बार समातों में ये कहते रहे हैं कि उनके दौर में कोई मुदाखलत नहीं हुई, ना हो सकती है। तो अब चूंकि ये जो हालिया वाकया है, चूंकि इस केस के अंदर मैं इसको फॉलो कर रहा था, इसमें हमने देखा है कि उन्होंने जो मुख्तलिफ आला किस्म के ऑफिशियल्स हैं, न सिर्फ उनको जुर्माने किए हैं, बल्कि ये कहा है इन राइटिंग के जो जुर्माने, जो उनका ऑर्डर है कि जुर्माने अपनी जेब से आप अदा करेंगे। ये जाएंगे, कहेंगे, ये जब केस कंक्लूड होगा उस वक्त तय कर लिया जाएगा। और उसके बाद उन्होंने उनको नोटिस जारी किए हैं कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी जाए। तो जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ जो मुहिम चली, उसके ऊपर भी आज आप जानते हैं कि लार्जर बेंच बैठा हुआ था, उस मामले को भी उन्होंने टेकअप किया। तो मेरे नहीं ख्याल कि हम इसको यूं कह लें कि इसको हम ये जस्टिफाई कर दें कि जी बाबर सत्तार जाए ना, पहले कोई एविडेंस लेके आए। उन्होंने इन राइटिंग एक चीज दे दी है, अब वो खुद भी अकाउंटेबल है, ये उन्हें खुद एस्टैब्लिश करना है, लेकिन वो प्रोसेस तो इनिशिएट करें ना आप। जैसे आपने उनके एक खत को तौहीन अदालत की दरखास्त में कन्वर्ट किया है, उसी तरह से इस मामले को टेकअप करें, आप बुलाएं, टेकअप किया जाए, और यकीनन उसके बाद फिर यकीनन उसके बाद ये मरहला आएगा। जुबैर, आप क्या समझते हैं? नैब तरामीम का केस है, 16 मई को समाअत है, और उसमें वीडियो लिंक पर जो है वो खान साहब की हाजिरी के हवाले से बात की इजाज़त मिल गई है। आप क्या समझते हैं कि क्या कोर्ट जो है उस दिन भी लाइव स्ट्रीम करेगी? क्या हुकूमत की हिम्मत कर पाएगी कि जो है वो एक मरतबा खान साहब का चेहरा दिखाया जाए? देखें, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है, और जब से ये ऑर्डर आया है तब से ही लोग जो है इस बारे में सवालात उठा रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की उस दिन की कार्रवाई बराह रास्त होगी या नहीं होगी, और क्या इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए जो है वो आ भी सकेंगे, क्या ये मुमकिन हो सकेगा? क्या अडयाला जेल की इंटरनेट की सहूलत उस दिन कोई बड़ी शार्क जो है वो तो इंटरनेट की तार तो नहीं काट देगी? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो इस वक्त पाकिस्तानियों के जहनों में घूम रहा है। और ये क्यों सवाल ये घूम रहा है, उसकी रीजन यही है कि
इस वक्त जब से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अडयाला जेल में गए हैं, 6 फरवरी को एक उनकी तस्वीर जो है वो सामने आई थी इंतखाबात से 1 रोज कबल। उसके अलावा उनकी कोई वीडियो या उनकी जो तस्वीर है वो सामने नहीं आई। अब लोग जो है वो एक कैदी है, कैदी नंबर 804 उसको देखना चाह रहे हैं। मसला ये है कि जितनी भी पाबंदियां इमरान खान के ऊपर लगाई गई हैं, उसकी वजह से अब इसकी हाइप जो है वो बहुत ज्यादा क्रिएट हो चुकी है। आपने पहले टीवी पर तस्वीर लगाने के ऊपर पाबंदी लगाई, नाम लेने के ऊपर पाबंदी लगाई, फिर पार्लियामेंट के अंदर जो हमने एक तमाशा लगाया हुआ था वो देखा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा तकरीर करते हैं और उनके पीछे अगर इमरान खान की तस्वीर होती है तो वो पीटीवी जो है वो पार्लियामेंट की कार्रवाई को ही ब्लैक आउट कर देता है। तो ये इस सारी सूरत हाल के बाद इस सारी चीजों को इतना जो है वो शेडी कर दिया गया है कि अब लोग इस पर भी सवाल उठाते हैं कि क्या इमरान खान जो इस वक्त अडयाला जेल में एक मुजरम के तौर पर सजा काट रहे हैं और वो दरखास्त गुजार के तौर पर पेश होना चाह रहे हैं और उन्होंने लिखा है कि वो वकील नहीं जो है वो हायर करेंगे बल्कि खुद जो है वो दलाइल देना चाहते हैं, तो उनको ये सहूलत अगर अदालत ने दी है तो उसके ऊपर इसमें तो कोई खलल डालने वाली बात नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मातहत अदलिया या लो हाई कोर्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों की बात कर रहा हूं जब उन्होंने फैसले दिए उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। 9 मई के मुकदमात में जब लोग जमानत पर रिहा हुए तो 3 MPO के तहत उन लोगों को दोबारा गिरफ्तार किया गया, लेकिन उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब इमरान खान की उस दिन की पेशी के दौरान या तो जो है वो इंटरनेट की सहूलत ही ना हो या उनको वीडियो लिंक के बजाय ऑडियो के जरिए जो है वो ले लिया जाए और अदालत के सामने जो है वो अपने दलाइल दें, या फिर ये भी हो सकता है कि उस रोज की अदालती जो कार्रवाई है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर बराह रास्त वो कार्रवाई दिखाई भी ना जाए। ये मामला भी हो सकता है। अगर इस तरह होता है तो जाहिर है इससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक साख के ऊपर जो ऑलरेडी इस वक्त बड़ी जिटरी है और बड़ी शेकी है, उनके ऊपर आवाम का जो एतमाद है उसका सरीहन उसमें फुकदान पाया जाता है। और अगर ये मामला होता है इसी तरह जिस तरह शकूक व शुबहात पाए जा रहे हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर तनकीद भी होगी और मेनली ये तनकीद जो है वो उस एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के ऊपर होगी जो ये फैसला करती है कि जो बेंच नंबर 1 के केसेस हैं वो बराह रास्त दिखाए जाते हैं, दिखाए जाए यकीनी तौर पर। अच्छा, इसी पे सबके ज़हनों में है लेकिन ये उसी दिन ही जाहिर है मालूम होगा। मैं मरियम आपसे जानना चाहता हूं, अभी जैसे जुबैर ये बात कर रहे हैं कि जाहिर है अभी तक तो ये सवाल हल तलब है और उसी दिन देखा जाएगा, मगर उसके हवाले से मुख्तलिफ चैलेंजेस जाहिर है हुकूमत के लिए भी हैं। आप क्या समझती हैं कि क्या कोई ऐसी सूरत हाल है, हुकूमत जाहिर है हिचकिचा रही है, कोई प्लान बी हो सकता है? देखिए, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। इमरान खान को लेकर अभी तक की जो भी हुकूमती पॉलिसी रही है या हमारे एग्जीक्यूटिव इदारों की रही है वो बहुत सख्त रही है। अब एकदम से अदालत का आज का हुक्म आ गया। अगर आपने आज की समाअत को लाइव देखा हो तो जो पहला हाफ था मुशावरत से पहले जजेस की, उसमें चीफ जस्टिस कुछ रिलक्टेंट थे और वो कह रहे थे कि इमरान खान को खुद पेश होके इस केस में आर्ग्यू करने की क्या जरूरत है, क्योंकि अदालत ने उनको नहीं बुलाया बल्कि उनको ये हक दिया कि वो अपनी नुमाइंदगी कर लें। लेकिन फिर उनका कोई नोट था जो कि सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश किया गया, जिसमें उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की। और अभी जो कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट का आज का हुक्मनामा आया उसमें भी ये कहा गया कि इमरान खान की ख्वाहिश है कि वो पेश होना चाहते हैं, तो अब उनकी ख्वाहिश को अदालत ने मान लिया है। अब हुकूमत से आज जब सवाल हुआ वजीर कानून से, तो उन्होंने ये कहा कि अदालत के सामने तो सर तस्लीम खम करते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते, ये मामला तो अदालत ने देखने। कई कैदी होते हैं जेलों में, क्या सबको तो नुमाइंदगी नहीं दे सकते, लेकिन ये एक साबिक वजीर आजम का मामला है। यहाँ पर इमरान खान के लिए भी चैलेंजिंग होगा। पहले तो ये मरहला तय होना है ना कि वो पेश होंगे या नहीं होंगे। अगर तो वो पेश होंगे, जैसे कि आज चीफ जस्टिस ने काफी क्लियर ऑर्डर किया, उन्होंने कहा कि जो तमाम तकनीकी मामलात है उनको हल करके इमरान खान को पेश करें। अब उनके सामने ये केस आर्ग्यू होगा, क्या इमरान खान एक ही मर्तबा पेश होंगे? क्योंकि आपको पता है अमूमी तौर पर अगर कोई रिस्पोंडेंट होता है और वो मेन फरीक है केस के अंदर, तो फिर उसको सिर्फ एक पेशी में पेश नहीं होना, बल्कि जब तक ये केस चलता रहेगा तब तक उनको इस केस में पेश होना होगा। तो क्या वो मुसलसल हर हियरिंग के ऊपर पेश होंगे? क्या इसके इंतजामात किए जाएंगे? या फिर एक दफा पेश होकर चीफ जस्टिस इमरान खान से कुछ सवालात करेंगे, अगर वो नहीं आर्ग्यू कर पाते तो फिर उनको यही चांस दिया जाएगा कि वो अपने वकील के जरिए आइंदा पेश हो जाएं, क्योंकि रोज रोज तो इंतजामात हो नहीं सकते। तो ये तमाम वो चीजें जो जुमेरात को तय होनी है।
अब सही। एक मसला सबसे बड़ा ये भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसको लाइव स्ट्रीम करती है या नहीं करती। आज सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है तो मुमकिन तौर पर अगली समाअत भी लाइव ही होगी, और फिर उस लाइव को टीवी चैनल्स चलाते हैं या नहीं चलाते, क्योंकि उनके ऊपर एक अनसेट पाबंदी है, तो फिर ये एक काफी डिसाइडेड चीज होगी। सब कुछ तय होना है 16 मई को, और 1 साल के बाद तकरीबन इमरान खान ने दोबारा पेश होना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और जाहिर है अब इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि हुकूमत कोई रुकावट डालेगी, क्योंकि वो मुख्तलिफ अदालतों के अंदर वीडियो लिंक के जरिए पेश होते रहे। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ मसला ये है कि हियरिंग के लाइव होने की वजह से मसाइल पैदा हो सकते हैं, और उसको शायद सुप्रीम कोर्ट टैकल कर दे और ये कह दे कि सेंसिटिव मामला है और वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त के ऊपर लाइव ना किया जाए, ऐन मुमकिन है। ठीक है, लेकिन अगर लाइव होता भी ये है, मुमकिन हो सकता है, ये प्लान भी सुप्रीम हो कोर्ट की सकता है, आप वेबसाइट समझती हैं। यकीनन आपने बिल्कुल। नेक्स्ट टॉपिक पे भी हम बात करते हैं। नाजरीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं नैब तरामीम और उसमें लाइव स्ट्रीम के हवाले से और वीडियो लिंक के जरिए खान साहब की हाजिरी। सफीना, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप के नज़दीक एक तो ज़ाहिर है लाइव स्ट्रीम का भी मामला है, क्या प्लान भी हो सकता है, उस पर भी कमेंट कीजिएगा। लेकिन साथ ही इस केस में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि नैब तरामीम के ख़िलाफ़ है PTI इस वक्त कोर्ट में, और उसी की ये हेयरिंग है। मगर अगर नैब तरामीम बरकरार रहती हैं तो सबसे पहले बेनिफिशरी भी खुद खान साहब बनते हैं 190 बिलियन पाउंड केस में, तो क्या वो इसकी खातिर ये वापस ले सकते हैं केस? देखिए, पहले तो जो आपने कहा कि इमरान खान साहब को ऑनलाइन अपीयर होने के लिए कहा जा रहा है, इट सीम्स लाइक अ मोर ख्वाहिश पूरी की जा रही है इमरान खान साहब की। अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती कि इमरान खान साहब जो साबिक प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनको कोई वकील मुहैया ना होता या रियासत उनको फेल हो जाती किसी भी किस्म की जो है कानूनी हेल्प प्रोवाइड करने में, तो उसके बाद अगर हमारे जजेस उनको ये ऑनर करते, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते, तो हमें समझ भी आती। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की ख्वाहिश पूरी की जा रही है, क्योंकि 1 साल हो गया उनको जेल के अंदर और वो अपीयर होने जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हमारी जो अदलिया है वो फैसिलिटेट करने जा रही है इमरान खान की ऑडियंस को उनकी अपीयरेंस या उनकी आवाज सुनवा के। ये मेरी अपनी ओपिनियन है। वैसे तो हमारे जजेस आजाद हैं, वो जब चाहे जैसे कर सके। पार्लियामेंट के अंदर हमने माजी में भी देखा कि नवाज शरीफ साहब की भी तस्वीर तक वहां लगाने की इजाजत नहीं थी, टीवी चैनल्स पे उनके नाम तक को भी अलाउ नहीं था कि बोला जाए। उसमें MQM के जो लीडर है वो भी, उनका भी यही हाल है। तो लिहाजा ये कह देना कि फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा, हाँ जिनके साथ हो रहा है शायद उनके लिए फर्स्ट टाइम महसूस हो रहा है। तो लिहाजा नई नई हमें पता चलती हैं, तरजीहात देख के बताया जाता है कि शायद को बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। इमरान खान साहब बहुत मजे से हैं, वो खुद कहते हैं कि मैं बिल्कुल चिल हूँ, रिलैक्स हूँ जेल के अंदर। बल्कि इमरान खान साहब के बाकी वर्कर्स जो हैं वो भी काफी रिलैक्स नजर आती हैं। खवातीन जो बाहर नजर आती हैं, मेरी परसेप्शन जेल के बारे में बहुत बुरी है। मुझे तो सोच के डर लगता है कि शायद कैदियों के यूनिफॉर्म पहनाए जाते हैं। हमारी खवातीन जो अफेयर होती हैं, माशाल्लाह उन्होंने जी जो सफीना, अल कादर ट्रस्ट है। जी 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 बोलिए, आपकी आवाज कट गई जी, थी, प्लीज कंटिन्यू तो रखिएगा। अच्छा, तो जो दूसरी तरफ जो अल कादर ट्रस्ट है, देखिए इमरान खान साहब हर बात के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन रखते हैं। एक तरफ वो चीजों की मुखालफत करते हैं, फिर दूसरी तरफ उन्हीं चीजों से उनको फायदा भी मिल रहा होता है। अब मुझे ये बताएं कि जो नैब तरामीम है उनकी जो खत्म हुई है उसकी वजह से उन्हीं को फायदा होना है। शायद वो मुखालफत उन्होंने उस वक्त इसलिए की थी क्योंकि उनका ये केस सामने नहीं आया था। अब आ चुका हुआ है तो अब वो क्या करें, केस पुराना है, वो लग चुका है, अब हुकूमत उसके ऊपर खेल रही है और दोबारा से वो अंडू हो गया है केस। तो डेफिनेटली इसकी बेनिफिशियरी सिर्फ हुकूमत ही नहीं है, इमरान खान साहब भी होंगे। तो इमरान खान साहब को मैं इसीलिए बार बार कहती हूँ कि वो कंफ्यूज हैं, वो क्लियर लाइन ले, ताकि मेरे जैसे उनके जो क्रिटिक्स हैं उनको समझने में आसानी हो कि ये चाहते क्या है। चलें जी, उमर दराज, आप क्या समझते हैं कि इस केस में जाहिर है ये सूरत हाल उनके हक में भी जा सकती है अगर नैब केस उनके खिलाफ जाता है? एक तो इस हवाले से, और दूसरा लाइव स्ट्रीम के हवाले से, वीडियो लिंक के हवाले से क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि लाइव स्ट्रीमिंग से मुतल्लिक अगर आपको आज आपने सुना हो, आजम नजीर तारड़ साहब से ये सवाल भी हुआ और वो फरमा रहे थे कि ये तो जाहिर है कि अदालत ही रेगुलेट कर सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट हुकूमत के लिए भी उतनी ही है, सुप्रीम कोर्ट ऑपोजिशन के लिए भी उतनी ही है। सुप्रीम कोर्ट इंसाफ का घर होना चाहिए। अदालतों से इंसाफ आप लेने जाते हैं, वहां कोई फरीक या पार्टी नहीं है। और हुकूमत की ख्वाहिश जो है, जिस तरह काजी फायज ईसन साहब बाकी मामलात के ऊपर स्टैंड लेते हैं, होपफुली वो अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिक्वेस्ट आती भी है तो वो कहेंगे कि जनाब ये आपका मसला है, इस मुल्क में आजादी इजहार राय है। जिस तरह वो कहते हैं कि उनके होते हुए कोई मुदाखलत नहीं हो रही और उनके होते हुए सब अच्छा है, तो जाहिर है अगर सुप्रीम कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग का एक मकसद है और वो मकसद ये है कि लोगों को
पता चले कि क्या डिस्कशन हो रही है, लोगों को इंफॉर्मेशन मिले और शफाफियत आए, तो मेरे ख्याल से इमरान खान से मुतालिक भी वो शफाफियत बरकरार रहनी चाहिए। अगर लाइव स्ट्रीमिंग बंद की गई या गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट आई, तो मेरा ख्याल है कि पहले भी डिस्कशन में कौन है इस वक्त, पाकिस्तान के अंदर खबरों में कौन है, अदालतों में कौन, किसकी डिस्कशन हो रही है, तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन इन इदारों का कद कोई बड़ा नहीं हो पाएगा और उससे मसला होगा। अब रही बात कि इमरान खान उसकी हिमायत करते हैं कि नहीं करते, ये जाहिर है उनका एक अपना स्टांस होगा और ये उनका हक है। और क्या इमरान खान ने ये रिक्वेस्ट कल भेजी है? नहीं, मरियम इसके ऊपर हमारी बेहतर रहनुमाई कर सकती हैं। जो मेरी इत्तलात है, अक्टूबर के महीने में ये रिक्वेस्ट गई थी और अक्टूबर के महीने में उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार बजरिया सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल किया था कि वो अदालत में पेश होना चाहते हैं। अक्टूबर से मई आ गया है और अगर इसके अंदर वो पेश हो रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर हर अदालत में ये कह देना कि जी वो कर रहे हैं। ये काजी फायज ईसा साहब अगर इतना ही उनके लिए आसानी पैदा कर रहे थे, तो बनने का निशान छीनने वाला मामला भी इसी सुप्रीम कोर्ट में आया था, लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला भी इसी सुप्रीम कोर्ट में आया था। तो ये हर बात के ऊपर ये कह देना कि जी वो चूंकि उनके लिए कोई चीज हो रही है तो जी जजेस का वो मामला है, फला मामला, ऐसा नहीं है। अगर आप नहीं समझ पा रहे, अगर आपकी कंफ्यूजन है, तो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज नहीं है जो गैर मामूली किस्म की चीज हो गई है या अचानक हो गई है, और ये उनका हक है। हर केस के अंदर ये उनका आपने हक देखा होगा कि जो फरीक होता है उसको सुना जाता है, उसको सुना जा सकता है, और इमरान खान इसके अंदर जो है वो फरीक है और वो ये केस लेके वहां पे अदालत के अंदर गए, जिसकी बुनियाद के ऊपर नैब तरमीम को कलअदम करार दिया गया। तो अब चूंकि उसके ऊपर अपील आई हुई है, तो ये हक है उनका अपना वो स्टांस रखना, और उनके वुकला भी होंगे जाहिर है, और वो कोर्ट ठीक है, ये उनका हक है, हर फरीक का हक होता है और यकीनी तौर पर उनको सुना जाना चाहिए। इस केस के हवाले से तमाम फरीकैन को ये अदलिया जो है ये तमाम तकाजे पूरे भी करती है, आम केसेज हम देखते हैं। मैं जुबैर आपसे ये भी राय लेना चाहूँगा कि दूसरी जानिब अभी आज़ादी इजहार का जिक्र किया है बरदराज ने कि ज़ाहिर है आज़ादी इजहार सबका हक है, आज़ादी इजहार आपका, मेरा, हम सबका भी हक है। इसके लिए एक और अथॉरिटी का क़याम जो है वो अमल में लाने के लिए मुसद्दा मंजूर किया गया और उसका नाम है डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी। आप क्या समझते हैं? ज़ाहिर है हुकूमत को बड़ी फिक्र है बिलखसूस सहाफ़ियों के हवाले से, आज़ादी इजहार के हवाले से कि वो सही तरह से नहीं चल रही। क्या इससे मज़ीद इम्प्रूव हो पाएगी आज़ादी इजहार पाकिस्तान में? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा उमर दराज गोंदल साहब से इख्तलाफ करने की गुजारिश करूंगा। और वो इख्तलाफ मैं इस सूरत में करूंगा कि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तमाम फरीकैन को सुनती आ रही है। ये वाकई इस बार जो है वो सहूलतकारी हो रही है। इमरान खान को जरा उनके साथ थोड़ा सा नरमी वाला मामला बढ़ता जा रहा है, क्योंकि माजी में हमने देखा जब आरोज वाला फैसला था लाहौर हाई कोर्ट का, तो वो सुने बगैर ही चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रात को अदालत लगाकर एक फरीक को सुने बगैर ही उस फैसले को कलअदम करार दे दिया था। तो इस बार इतना तो कम से कम सहूलतकारी हो रही है इमरान खान के साथ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कि इस बार उनकी जो दरख्वास्त गुजार हैं, उनकी जो इस्तदा है वो तो मंजूर हुई है और उनको सुने बाद ही इस केस को आगे लेकर चलना चाहते हैं। जहां तक मामला है डिजिटल राइट्स का, तो पाकिस्तान में डिजिटल राइट्स की जो पोजीशन है वो तो आपके सामने है। एक्स तकरीबन 17 फरवरी से बंद हुआ था, अब मई आ चुका है, तकरीबन 3-4 माह से वो भी बंद है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में जितनी आज़ादी इज़हार राय के ऊपर कदगने हैं, वो आप खुद एक टीवी चैनल में काम कर रहे हैं, कितनी पाबंदियां हैं, किस तरीके से काम हो रहा है, क्या डिजिटल राइट्स के पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, तो इसके ऊपर तो बात करना मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ें अब ओपन एंड शट केसेस हैं, ये ओपन सीक्रेट्स हैं। अब बात यह है कि हर हुकूमत को आते साथ ही ये क्यों याद आता है कि इस सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी लगानी है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो या अब जो PDM की 2.0 हुकूमत है, इसके अंदर भी सबसे जो बड़ी कदगन है वो सोशल मीडिया के ऊपर लगाई जा रही है। मेरा ख्याल है कि मीडिया या सोशल मीडिया को दबाकर उनकी आवाज़ को पाबंद करके मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। अगर इस तरीके से किसी ने तरक्की करनी होती तो फिर डंडे के जोर पे मैशतें तो नहीं चलती। माशी इस्तेकाम तभी आता है कि जब आपकी पॉलिसीज, आपकी जो डायरेक्शंस हैं वो दुरुस्त सिमत में हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जिन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए उस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो मुअज़्ज़ज़ जजेस हो, पॉलिटिशियन हो, ब्यूरोक्रेट्स हो या हमारे आर्म्ड फोर्सेज हो।
जिन लोगों का जो काम है वो अगर अपने हदूद और क़यूद के अंदर रहते हुए अगर काम करें तो पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की बेहतरी उसी में ही है। हर इंसान इस वक़्त ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी जाए, जो डिजिटल राइट्स हैं उनके ऊपर कदगन लगा दी जाए। और हमने देखा कि पाकिस्तान में अब इस दौर में भी जो आम इंतखाबात हुए हैं, उस आम इंतखाबात के रोज़ भी जो इंटरनेट की फैसिलिटी थी वो बंद कर दी गई। और जिस तरीके से एक्स का मामला है, पूरी दुनिया में एक मजाक उड़ाया जा रहा है कि पाकिस्तान में एक्स इसलिए बंद किया गया है कि उससे सही है। जो मुल्क की सलामती है वो खतरे में है। तो जब इस तरीके से हम अपने साथ खुद मजाक करेंगे और जब हमारी कौमी सलामती सोशल मीडिया से खतरे में आएगी तो फिर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने कौन आएगा? फिर कौन से फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं ठीक है, उनका सोशल एतमाद मीडिया से पाकिस्तान जब की थ्रेट हो तो इंडस्ट्री जाहिर है में बहाल होगा। फिर सिक्योरिटी के लिए सवाल उठेंगे। अच्छा, इसी पे मरियम आप से मैं पूछना चाहूँगा, पीका एक्ट भी पहले आपके इल्म में आया और इसके अलावा भी बहुत सी एजेंसीज कोड ऑफ कंडक्ट्स भी आते रहे, तो कितनी हद तक ये जो अथॉरिटी के क़याम के हवाले से मुसवदा मंजूर हुआ है, अगर ये क़याम अमल में आता है, ये पीका एक्ट से कितना मुख्तलिफ होगा, या इसके ज़रिए से आप समझते हैं कि एक मरतबा फिर कोशिश की जाएगी कि आवाज़ को दबाया जाए? देखिए, इस अथॉरिटी के साथ जो एक और तरमीम अहम है जो कि हुकूमत ला रही है, वो पीका एक्ट के अंदर ही है। उसमें जो पीका एक्ट की शिकें हैं उनको मजीद सख्त किया गया है। आज शाम भी खबर आई है, 20 का मुसवदा तैयार हो रहा है, काबीना ने मंजूरी दे दी है और वो कानून मजीद सख्त किया जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि हाल ही जी। में कई सहाफ़ियों को इससे पहले भी जब गिरफ्तार किया गया तो वो इस वजह से छूट गए कि जो दफ़ात उन पर लगाई गई थी, उनके जो उन दफ़ात के तहत जो गिरफ्तारी थी या तो वो नहीं बनती थी, तो उन दफ़ात के तहत जो असल जराइम बयान कर रही थी हमारी अथॉरिटीज़ जैसे एफआईए वगैरह है, वो साबित नहीं हो पाते थे। तो हुकूमत मुस्लिम लीग नून का, जैसे पहले भी उनका वतीरा रहा है, जब वो पीका लेकर आए थे तो उसको काला कानून भी कहा गया, बहुत उसके खिलाफ एहतजाज भी हुए, बहुत कुछ हुआ। अदालतों से भी वो मामला नहीं चल पाया, लेकिन अब उस कानून को मज़ीद सख्त किया जा रहा है। तो लगता ये है कि अगर अदालतों तक ये मामला पहुँचेगा तो बरकरार नहीं रह पाएगा। लेकिन अगर हुकूमत यहाँ पर पीका जैसे कवानीन लाकर और अथॉरिटीज़ बनाकर आज़ादी इज़हार राय को सल्ब करना चाहती है, तो वो उनके लिए मुमकिन नहीं हो सकेगा। उसकी वजह ये है कि फ़िलहाल जो एक्स को लेकर पाबंदी लगाकर भी उन्होंने देख लिया, लोग वीपीएन के ज़रिए इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद हुकूमती शख्सियात भी इस्तेमाल कर रही है। इस दौर के अंदर जहाँ बहुत सारे और तरीक़ेकार हैं सोशल मीडिया तक रसाई हासिल करने के, वहाँ पर हुकूमती पाबंदियाँ काम नहीं आएँगी। फिर इससे पहले भी जब हुकूमत ने पीका कानून लाया, अब उसके अंदर मज़ीद सख्ती लेकर आ रहे हैं। तो ये जो कवानीन हैं, इनका टारगेट हमेशा सहाफ़ी रहे हैं। वो रहे हैं जो फ्रंट लाइन पर आकर तमाम इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाते हैं। ये इस बात में कोई हमें शुबा नहीं होना चाहिए कि हमें भी अपने एंड पर केयरफुल होना है। फैक्ट्स को रिपोर्ट करते हुए हमें अपने सोर्सेज़ के ज़रिए भी रिपोर्ट करते हुए बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। लेकिन हुकूमत की जानिब से एक इस तरह की पाबंदी लगा देना और मज़ीद कवानीन लेकर आना, यही होगा कि जो सहाफ़ी इस वक़्त की हुकूमत या इस वक़्त की मुक़तदरा को पसंद नहीं है, उनके खिलाफ केसेस बनाए जाएँगे। ठीक है, माज़ी में केसेस भी ये बनाए, होता रहा, अब भी ये होता रहा और उनके जो ज़रिया है वो इन कवानीन का सहारा या इन अथॉरिटी से सहारा सहारा लिया लेके जाता है, किया इससे कोई जाता है। फ़ायदा आज़ादी नहीं। इजहार को दबाने की कोशिश की जाती है, बिल्कुल आपका ये पॉइंट सामने आ गया। और 4 जो शिकें हैं कमोबेश उसमें पीका एक्ट में, उसमें भी तरमीम की गई, उसमें मजीद सजाएं भी सख्त की गई हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी के क़याम के हवाले से, उसका मुसवदा मंजूर हुआ है। सफ़ीना, आप क्या समझती हैं कि इस वक्त ये जो अथॉरिटी के हवाले से एक और अथॉरिटी, इससे पहले साइबर सिक्योरिटी के हवाले से एक अथॉरिटी जो है वो कायम की गई, ये इस किस्म की जो फैंसी या कॉस्मेटिक किस्म के हम कहें कि इक़दामात हैं वो किए जाते हैं, बल्कि मज़ीद सख्त उनको भी किया जा रहा है, पीका एक्ट को भी मज़ीद सख्त किया गया है। क्या इससे सूरत हाल बेहतर हो पाएगी? पुराने इदारों को बेहतर किया जाए, पुरानी अथॉरिटीज़ को बेहतर किया जाए, इंप्रूव किया जाए, वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? देखिए, इतना पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ही एक है कि वहाँ पर किसी भी चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। पाकिस्तान में कवानीन पहले भी हैं, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट फेल होती है उन कवानीन पर प्रैक्टिकली तौर पर जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो लिहाजा वो बार-बार जो है वो अपनी तरफ से, क्योंकि अवाम का एतमाद नहीं होता या वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो वो एक नई शिक लाकर, नई अमेंडमेंट करके लोगों को तासुर देने की कोशिश करते हैं कि अब बहुत सख्त जो है वो कुछ कार्रवाई हम करने जा रहे हैं। यही पीपा एक्ट जो है वो आपने देखा था कि इमरान खान साहब की भी हुकूमत
हुकूमत में आया था तब तो ये भी कहा जाता था कि इतने लाख सजा भी होगी और इतने माह की कैद भी होगी अगर आपने फलां इदारे के बारे में कुछ लिखा या इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन लीक करने की कोशिश की। तो लिहाजा उस वक्त PMLN जो थी ऑपोजिशन में थी तो चीखें मारती थी कि ये गलत है, ये गैर कानूनी कवानीन है जो पास होने जा रहे हैं। आज वो हुकूमत में है और वो आज उन्हीं तमाम कवानीन के अंदर मजीद सख्ती करके इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम यह है, मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कवानीन इंप्लीमेंट हो। पाकिस्तान के अंदर जो है लोग बेलगाम हैं, जिसकी मर्जी प्राइवेसी वो ट्विटर पे सोशल मीडिया सफीना पे को शेयर याद कर करवा देते दें हैं। कि वो जो तहरीक इंसाफ के दौर में पीका एक्ट में तरमीम हुई थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दी थी। तो वही तो कह रही हूँ ना, कोशिश तो इन्होंने की थी ना। मैंने कब कहा कि मैंने यही कहा, इन्होंने भी कोशिश की कि हम ये करते हैं। तो उस वक्त बहुत सारे सहाफी इसको ग्लोरीफाई करते थे कि ये होना चाहिए पाकिस्तान में, कवानीन को मिसयूज किया जाता है, सोशल मीडिया को मिसयूज किया जाता है। और आज वो तमाम सहाफी इस चीज का रोना रो रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर आजादी राय के ऊपर कदगन लगने जा रही है। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी भी मुल्क की तरक्की का बायस नहीं होते हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बैन है, चाइना के अंदर बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बैन है। तो क्या वहां पर तरक्की रुक गई है? क्या उन लोगों ने काम करना छोड़ दिया है? क्या वो दुनिया से कट गए हैं? ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को ये समझना होगा। मैं सहाफियों से भी एक गुजारिश है कि जब आप कुछ लिखते हैं तो सोच समझ के लिखा करें। सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म आप जब यूज करते हैं, वहां पर आप कोई भी मुझे सिर्फ एक चीज का डाटा शेयर नहीं कर सकते। मैं आपकी बात मैं सिर्फ ये सवाल आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो पीका एक्ट माजी में आए हैं या तहरीक इंसाफ या जिसकी भी हुकूमत में आए हैं, इस पीका एक्ट के जो जद में आए हैं, क्या कभी अपोजिशन की शिकायत करने पर कोई सहाफी गिरफ्तार हुआ है? हमेशा पीका एक्ट की खिलाफ वर्जी जो गवर्नमेंट है उसके जद में आने पर, और वो जो ताकतवर लोग हैं वही क्यों उन सहाफियों को हदफ का निशाना बनाते हैं जो उन ताकतवर लोगों के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ लिखते हैं? क्या सहाफी कभी अपोजिशन के खिलाफ बात करते सवाल आ गया आपका, कोई गलती नहीं करते, कोई कोताही नहीं करते? जुबैर साहब, यही तो मैं कह रही हूँ कि जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो उन कवानीन के खिलाफ होते हैं, जब आप हुकूमत में आ जाते हैं तो उन कवानीन को इम्प्लीमेंट करने में सबसे सारे फहरिस्त होते हैं। और जो उस वक्त के सहाफी होते हैं जो कहते हैं कि ये कवानीन इम्प्लीमेंट होने चाहिए, जब वो ऑपोजिशन में चले जाते हैं तो वो उसके खिलाफ दुनिया को बताते हैं कि ये कहर ढाने जा रही है गवर्नमेंट। मेरा यही कहने का मकसद था, मैंने कुछ और डिफरेंट बात नहीं की। मैंने एग्जैक्टली वही बात की जो आपने मेरे से सवाल किया। और सिर्फ ये कह देना कि जी एक्स को सोशल मीडिया पे बंद कर दिया जाएगा तो पाकिस्तान पता नहीं कहीं खंडरात बन जाएगा या गारों में चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप पाकिस्तान तरक्की करने के डिफरेंट रास्ते होते हैं। सोशल मीडिया इज अ कम्युनिकेशन, ये यहाँ पर कम्युनिकेशन से ज्यादा कुछ नहीं है। युगांडा भी इसी दुनिया का मुल्क है, इथियोपिया भी इसी दुनिया का मुल्क है। कोई फर्क तो नहीं पड़ जाएगा अगर कोई इस तरह की पाबंदियां लगा दी? कोई भी नहीं पर झूठ फैलाने के लिए कोई मैडम यूज किया जाए, कोई सोशल मीडिया का जो है एक सोर्स बन के आप झूठ फैलाएं, वो भी उसके भी हक में मैं नहीं कह सकती। सोशल मीडिया के ऊपर सरेआम लोगों की जो है इज्जतें उछाली जा रही होती है, गलत किस्म की इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही होती है, का लाभ मौजूद है, मिसयूज कर रहे होते हैं। तो वही तो कह रहे हैं, या तो इंप्लीमेंट करें, लेकिन हमें भी अपनी कुछ बाउंड्रीज बनानी चाहिए। मैंने आज तक कभी किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो सोशल मीडिया पे शेयर नहीं की है, क्योंकि आपको अपने ऊपर पाबंदी खुद लगानी सीखे। कानून तभी इंप्लीमेंट होते हैं जब इंसान खुद अवेयर हो कि मुझे क्या काम करना है। सवाल ये उठता है ना, ठीक है, कौन करेगा? रिस्पांसिबिलिटी भी है। किसने करवाना है? हमने तो नहीं करवाना। कोई अगर खिलाफ वर्जी करता है तो वो अदालत कार्रवाई करेगी ना। अदालतें जो बजाय उसकी कार्रवाई करने पे अदालतें तो सहाफियों को लेक्चर दे रही हैं कि आप ये कर लें और ये कर लें। इमरान खान साहब ना ग्लोरीफाई करते ना उस वक्त, इसी एक्ट को ना ग्लोरीफाई करते, ना उनके सहाफी उस वक्त ग्लोरीफाई करते। कौन ग्लोरीफाई कर रहा था? कौन ग्लोरीफाई कर रहा था? वापस जाए, कौन ग्लोरीफाई मैंने कर खुद रहा था? मुखालिफ में ट्वीटें की नहीं है, मैंने खुद इस एक्ट के खिलाफ ट्वीटें की हुई है। हम तो उस वक्त पीका एक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, आज भी पीका एक्ट की खिलाफ वर्जी उसकी मुखालफत कर रहे थे, आज भी मुखालफत कर रहे हैं। हम तो उधर खड़े हैं। गलत कानून है, मेरा तो स्टैंड नहीं बदला। हम तो उधर खड़े हैं। आप शायद आपने जो है ना अपनी साइड तब्दील कर लिया, हम उधर ही खड़े हैं। तो हम उस वक्त भी पीका एक्ट की मुखालफत पे खड़े थे। आज भी जो सहाफियों के ऊपर कदगन लगाई जा रही है, आजादी इज़हार राय के ऊपर कदगन है, हम आज भी उसकी मुखालफत कर रहे हैं। आप पहले दूसरी साइड पर थी, आज इस तरफ आ गई हैं। आप अपनी बात करें, हर बंदे को अपनी तरह ना समझे कि वो भी साइड हुकूमत तब्दील होने के बाद पाकिस्तान दुनिया का कोई इकलौता मुल्क नहीं है जहां पर सहाफियों के ठीक है। देखिए, ये दो अलग बातें हैं कि उस वक्त सफीना, बिल्कुल सफीना, आपका भी पॉइंट आ गया, जुबैर आपका भी पॉइंट आ गया। देखिए, क्रॉस टैग में नहीं समझ आएगी, इस तरह नहीं समझ आएगी। देखें जुबैर साहब, आपकी बिल्कुल राय है और सफीना की भी राय। सफीना कह रहे हैं कि इसको पीटीआई के दौर में लाया गया पीका एक्ट को, लेकिन यकीनन जो सहाफी थे जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे थे उसके खिलाफ खड़े रहे उस वक्त भी, आज भी लाया गया था। आज भी मैं हमायत नहीं कर रही हूँ, मैं आज भी हमायत नहीं कर रही, पर मैं ये बता रही हूँ कि हिमायत नहीं कर रही, वो आज भी इसके खिलाफ हैं। जैसे कि
ठीक है सफीना, आपका पॉइंट आ गया। उमर दराज, उमर मैं आपसे जानना चाहता हूं, जाहिर है ये इस वक्त इस किस्म की जो अथॉरिटीज़ का क़याम जो है वो अमल में लाया था, और हर दौर हुकूमत में, इसमें हम ये नहीं कह रहे कि किसी एक हुकूमत का, इस हुकूमत के दौर में भी उस पीक एक्ट के हवाले से कुछ शिकों में तरमीम करके सज़ाओं को मज़ीद सख्त किया गया, जिसकी ये मुखालफत किया करते थे गुज़िश्ता दौर हुकूमत में। शायद आप उसको उमर इग्नोर दराज कर रहे हैं, और वो पंजाब से रेलिवेंट है, और पंजाब के अंदर डेफेमेशन का एक नया जो बिल है वो लाया गया है, जो असेंबली के फ्लोर के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसके बाद उसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया, और आज उसके ऊपर जो कमेटी है उसका इजलास भी हुआ, और उसके ऊपर जो तमाम जर्नलिस्टिक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, वो सब एहतजाज कर रही हैं। उसमें भी मैंने भी जो उसको पढ़ा है, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस की डेफिनेशन दी गई है, उसमें चीफ मिनिस्टर को भी इंक्लूड कर दिया गया है। यानी जिस तरह सदर का ओहदा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा तस्वुर किया जाता है, उस तरह से अब चीफ मिनिस्टर भी उसमें चली जाएंगी, और उसमें जुर्माने हैं, और उसमें भी यही सूरत हाल है कि पीके ऑर्डिनेंस से भी बात नहीं बन रही, बाकी चीजों से बात नहीं बन रही, तो नया लॉ लाया जा रहा है, और उसको शायद कल, चूंकि पंजाब असेंबली का इजलास है और कल आज उसके ऊपर कुछ हो नहीं सका, उसकी मंजूरी मुकम्मल नहीं हो सकी कमेटी से, तो अब हुकूमत उसको भी जल्दबाजी में पंजाब से करवाना चाहती है। तो ये मुख्तलिफ हीले बहाने होते हैं, हुकूमतें जब भी होती हैं उनको लगता है कि इख्तलाफी आवाजों को जिस तरीके से दबाया जाए, कभी डेफेमेशन की आड़ में दबाया जाता है, कभी किसी और चीज की आड़ में दबाया जाता है, कभी इंटरनेट बंद करके दबाया जाता है, कभी कोई और रेगुलेशन ला के दबाया जाता है। ये सिलसिला पहले भी था, और मसला ये है कि हुकूमतें करती हैं, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमतों ने सदा तो चलना नहीं होता है, टाइम के बाद आपको अपोजिशन में बैठना है, इक़्तिदार चला जाता है, और फिर ये सब कुछ आपके ऊपर इस्तेमाल होता है, फिर आप शिकवा भी नहीं कर सकते। पीका ऑर्डिनेंस आप बनाते हैं, फिर सहाफ़ी गिरफ्तार होते हैं, सहाफ़ियों के साथ सॉलिडारिटी का इजहार भी करते हैं। अब डेफेमेशन का आप लॉ लेके आ रहे हैं कि ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर लॉज मौजूद है डेफेमेशन के, ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि शौक होता है शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनने का, तो मुस्लिम लीग नून उसको करने पंजाब में जा रही है कि जनाब हम तो अब पाकिस्तान को बिल्कुल एक आइडियल किस्म की सूरत हाल हो जाएगी, जिस मुल्क में हुक्मरान खुद फेक न्यूज देते हूँ, एक दिन बयान दे के अगले दिन उससे मुकर जाते हूँ, वहां पे आप कहते हैं जी लोगों को तो उन्होंने कोई बात कर दी है, किसी सहाबी का ये हो गया तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। देखिए जब आप इक्विटी क्लेम करते हैं, यू मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स, तो आप अपने आप को भी उस पैमाने के ऊपर परखते हैं, सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को और सहाफियों को उसके टहरे में खड़ा ना करें। अच्छा, इसी पे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसी हवाले से मैं ऐड करना चाहूंगी, एक छोटी सी मैं ये बताना चाहती हूँ जुबैर साहब, मैं से एक सेकंड में, कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब एक बहुत बड़े सहाफी ने मेरी किसी ट्वीट की कंप्लेन की थी, पाकिस्तान यूके बॉर्डर एजेंसी ने ट्विटर को एप्लीकेशन बकायदा लिखी थी इसका अकाउंट सस्पेंड किया जाए, एंड आई स्टिल हैव दैट ईमेल, जो कि ट्विटर ने उनको बिल्कुल सही, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, लेकिन अब जो है उसके खिलाफ में सफीना आपका भी पॉइंट आ गया। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, इसी के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।